नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों और बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों और खुशियों का यह त्यौहार आपके जीवन में विभिन्न रंग की खुशियां लाए, आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके साथ रूबरू हूँ और आज की राजनीतिक परिदृश्य पे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव का आगाज़ हो चुका है। तारीखें घोषित हो चुकी हैं। प्रथम चरण का पर्चा भरा जा रहा है, लेकिन आज की तारीख में जो राजनीतिक परिदृश्य है वह जरूर बहुत डरावना है, भयावह भी। किसी एक राजनीतिक पार्टी द्वारा जो सत्ता में है, अन्य विपक्षी पार्टियों को संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके चुनाव लड़ने से रोकना, यह लोकतंत्र के लिए सचमुच चिंतनीय विषय है। किसी एक प्रमुख पार्टी का, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका खाता फ्रीज करवा देना ताकि वो चुनाव खर्चों के लिए मोहताज हो जाए और ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाए। कहाँ तक न्याय संगत है? कुछ साथियों का तर्क है कि उस पार्टी ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था, इसलिए उसका खाता सीज हो गया। मैं उन तमाम इस तरह के दावेदारों से पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी कंपनियाँ कई सालों तक आईटीआर फाइल नहीं करती हैं। उनको नोटिस पर नोटिस दिया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है, उसके बाद वो फाइल करती हैं, उसके बावजूद भी अपना जुर्माना कम करवा लेती हैं, नोटिस को खारिज करवा देती है। उस कंपनी को तो आज तक किसी ने बंद नहीं किया कि उस कंपनी में ताला लगा दो, कंपनी को काम बंद करने दो, क्योंकि इसने आईटीआर फाइल नहीं किया है। राजनीतिक दल इनकम टैक्स नहीं देते हैं, तो अगर उन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया था तो बजाय उनको नोटिस देने के, बजाय उन पर जुर्माना लगाने के, सीधे अकाउंट फ्रीज करने का कोई औचित्य नहीं है। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन इस कार्रवाई का सीधा मकसद है कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाए, चुनाव के खर्चे मीट नहीं कर पाए। अब दूसरी बात पर आते हैं। कुछ प्रमुख राजनेताओं को, जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी एक अलग सोच है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको झूठे केस में फंसाकर, उनको अरेस्ट करवाकर चुनावी प्रक्रिया से दूर रखना। एक ताज़ा उदाहरण है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनकी चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध नहीं हूँ, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, पदाधिकारी भी नहीं हूँ। हाँ, एक आम नागरिक होने के नाते, प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, देश में घट रही घटनाओं पर निष्पक्ष विवेचन करना हर नागरिक का उत्तरदायित्व है और अधिकार भी। और इसी अधिकार के अनुपालन में मैं अपनी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ, तो साथियों, मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा था। 2 साल पहले उनके डिप्टी
मुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया जी को ईडी ने शराब नीति घोटाले के तहत गिरफ्तार किया। उनके कार्यालय की घर की छापेमारी हुई। वहाँ कोई भी दस्तावेज नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला, कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। उसके बावजूद 2 साल से वो जेल में है। यहाँ तक कि अभी तक उनके खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल नहीं किया गया है। आप समझ रहे हैं ना, अभियोग पत्र दाखिल नहीं किया गया है। इसका मतलब कि उन एजेंसियों के पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, परंतु राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है उसके दबाव में वो अभियोग पत्र दाखिल करने की तारीख पर तारीख लेते जा रहे हैं और हमारी लचर कानून व्यवस्था का उनको लाभ मिल रहा है। उनकी जवाबदेही है नहीं कि आपने किसी ईमानदार आदमी को, जिस पर कोई अभियोग अभी तक आप दाखिल नहीं कर पाए हैं, उसको 2 साल तक जेल में कैसे रख सकते हैं। हमारी तो यह कानून व्यवस्था ही ऐसी है कि आप किसी भी निरपराध आदमी को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दीजिए और उसको कुछ साल तक सड़ने दीजिए। बाद में जब आपका काम निकल जाए या उससे आपका खतरा ख़त्म हो जाए, तब आप उसको बोल दीजिए नहीं भाई ये तो निरपराध है, इनके ऊपर कोई अभियोग हम इकट्ठा नहीं कर पाए। अरे भाई इकट्ठा नहीं कर पाए तो उस आदमी का उतना समय आपने क्यों बर्बाद किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकारी संस्थाओं की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनको भी उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए अगर इस तरह के केस में कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। अभी पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, पहले भी 2 टर्म रहे हैं, परंतु अगर आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी मंत्रालय नहीं है, किसी भी टर्म में उनके पास कोई मंत्रालय नहीं रहा। तो आबकारी विभाग जिस मंत्री के पास था, जिम्मेदारी उसकी बनती है या मुख्यमंत्री की बनती है। अब आप में से कुछ वो सत्ताधारी पार्टी के समर्थक होंगे, उनको वो बोलेंगे कि वो मुखिया थे इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए हम मान लेते हैं। आए दिन कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो क्या उसके लिए आप देश के गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं? उनको जेल भेजते हैं क्या? नहीं भेजते ना। फिर अगर दिल्ली सरकार के किसी मंत्री ने गलत आबकारी नीति बनाई तो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेदार कैसे हो गया, जबकि वो आबकारी विभाग का मंत्री नहीं थे, उनके पास कोई भी मंत्रालय नहीं था। अगर किसी मंत्रालय में घोटाला होता है तो पहले आप वहाँ उस विभाग के सेक्रेटरी को पकड़ेंगे, उसके बाद उसके मंत्री को पकड़ेंगे, लेकिन आपने किसी सेक्रेटरी से पूछताछ नहीं की। क्यों? क्योंकि वो आईएएस अफसर होते हैं और सारे आईएएस अफसर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं, क्योंकि आईएएस की नौकरी केंद्रीय नौकरी होती है, वो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं। चूँकि आपने एलजी के माध्यम से दिल्ली सरकार में सारे अपने खास आईएएस अधिकारियों को बैठा रखा है जो आपके इशारे पे काम करते हैं, दिल्ली सरकार को ठीक से काम नहीं करने देते हैं, इसलिए आप उन पर एक्शन नहीं लेंगे। अगर आबकारी विभाग द्वारा शराब नीति बनाई गई थी, ड्राफ्ट की गई थी, गलत ड्राफ्ट की गई थी, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई थी, तो ड्राफ्ट तो मंत्री नहीं बनाता ना, ड्राफ्ट तो सचिव बनाता है जो आईएएस अधिकारी होता है। तो संबद्ध विभाग के सचिव से आपने क्यों नहीं पूछा कि भाई तुमने ऐसा ड्राफ्ट क्यों बनाया? और अगर तुम्हारे ऊपर दबाव था बनाने के लिए तो तुमने अपने मुख्य सचिव को या अपने
आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष को क्यों नहीं बताया? कुल बात का लबोल हुआ ये है कि ये सारी नौटंकी जो केंद्र सरकार के इशारे पर की जा रही है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली और पंजाब में चुनाव से दूर रखना है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में रहते हैं तो न इनको दिल्ली में कुछ मिलने वाला है और न पंजाब में कुछ मिलने वाला है। तो ये अब की बार 400 पार का जो झूठा नारा लगा रहे हैं, इस नारे से बहुत दूर रह जाएंगे और इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ये जो राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं नेताओं को चुनाव से दूर रखने के लिए, राजनीतिक पार्टियों के फंड मोबिलाइजेशन पे बैन लगाने के लिए, यह प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आपको लगता होगा कि आग तो पड़ोसी के घर में लगी है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। साथियों, पड़ोसी के घर में आपका घर भी है और आग एक दिन बढ़ते बढ़ते आपके घर तक आएगी। फिर न पड़ोसी होगा आपकी मदद के लिए और न आप अपनी मदद खुद कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि यह जो प्रक्रिया चल रही है, राजनीतिक प्रक्रिया, यह देश के लिए, समाज के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। आप इसके लिए आवाज़ उठाएं और निष्पक्ष चुनाव हो, सचमुच जनता की इच्छा के अनुरूप सरकार का गठन हो। इसके लिए आप अपना सहयोग दें, मत दें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य जाहिर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।